तो आखिरकार 8 फरवरी का वो दिन आ गया जिसकी निगाह पूरे देश को इस पे निगाह थी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले थे। दिल्ली का चुनाव जो है, दिल्ली जो है जिसको हिंदुस्तान का दिल बोला जाता है, और आज ये पता चल गया कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है। इस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। मैं प्रचंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी पिछले बार केवल 8 सीटों पे जीती थी। इस बार जो रुझान है और जो तरीके से नतीजे आ रहे हैं, हम इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि बीजेपी कम से कम 40 प्लस जाएगी। तो ये बीजेपी के लिए बहुत प्रचंड जीत है। ये प्रचंड इसलिए भी है कि 27 साल का जो वनवास था बीजेपी का दिल्ली में, वो टूटा है। ये प्रचंड इसलिए भी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार जीत कर आए, प्रधानमंत्री बन के आए, लेकिन 2015 में केजरीवाल ने यहाँ पे उनको जीतने नहीं दिया, दिल्ली में बीजेपी की हार हुई। 2019 में जब प्रधानमंत्री और ज़्यादा बहुमत से 303 सीट लेकर आए बीजेपी की तरफ से, फिर भी केजरीवाल एक वॉल की तरह खड़े रहे और उन्होंने फिर भी बीजेपी को अपना जो किला था वो भेदने नहीं दिया। इस बार लेकिन जब अभी ये चुनाव के नतीजे आए हैं तो इस बार फाइनली बीजेपी, और मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस किले को भेद पाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। सर, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास जी डिजिटल के जो 3 बहुत सीनियर लोग हैं वो बैठे हैं, रोहित वत्स जी, सुशांत मोहन जी और अरुण जी। सर, सबसे पहले मैं सुशांत मोहन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी हार की बड़ी वजह क्या रही? देखिए, मैं जब से एग्जिट पोल यहाँ पर आए और मैं तब से ये बात कह रहा हूँ कि विरोध की राजनीति और मुफ्त की राजनीति दक्षिण भारत का मॉडल है। ये बहुत पीछे नहीं जाऊंगा तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि मराठाओं के समय से दक्षिण भारत में, डेक्कन पेनिनसुला में आप देखेंगे कि मुफ्त की राजनीति बहुत होती थी। कल्याणकारी सेवाओं के नाम पर मुफ्त में ज़मीनें, मुफ्त में हाथी घोड़े, मुफ्त में खाना बांटा जाता रहा था। उसी मॉडल को दिल्ली में अप्लाई किया गया। शुरुआत में ये मॉडल बहुत चलता है और इसको बहुत सक्सेस भी मिलती है, लेकिन एक समय पर जाकर जब एक बड़े वर्ग को ये पता चलता है कि ये जो मुफ्त की राजनीति है इसका फ़ायदा एक सर्टेन सेगमेंट को ही मिलता रहेगा, हमें नहीं मिलेगा, तब वहाँ जाकर इसमें से लूपहोल्स निकलने शुरू होते हैं। समय लगा, 2 सरकारों का टाइम लगा, लेकिन लोगों को इस बारे में पता चल गया। और मेरी दूसरी बात, आप यदि सत्ता में हैं तो विरोध की राजनीति बहुत दिन नहीं कर सकते। सत्ता संभालने वाले को जवाबदेह होना पड़ता है, आपको जवाबदेह होना पड़ता। आप घोटालों में फंस रहे हैं, आप अपने आप को आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, आप अपने आप को आम आदमी का चेहरा कह रहे हैं, और उसमें आपके हाथ जब रंगे हुए निकल जाएं तो फिर वहाँ पर समस्या पैदा होती है। तो विरोध की राजनीति और मुफ्त की राजनीति, ये 2 राजनीति मुझे लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गई। इससे पहले कि मैं रोहित जी आपसे सवाल पूछूं, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि दिल्ली में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो सिटिंग सीएम रहे हैं वो अपनी सीट हार गए हैं। ये सिलसिला मदन लाल खुराना जी से शुरू हुआ था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जब शीला जी ने हराया था तब भी वो अपनी सिटिंग सीट हारी थी। शीला जी को जब अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से हराया था तब भी वो अपनी सिटिंग सीट हार गई थी, और आज केजरीवाल को वहाँ से प्रवेश वर्मा ने हराया। रोहित जी, आप यमुना पार की पॉलिटिक्स को मुझे लगता है सबसे अच्छी तरीके से हम लोगों में समझते हैं। आपको क्या लगता है कि यमुना पार जो इस तरीके से आपकी एक बीजेपी की एक बेहतरीन जीत हुई है, मुस्तफ़ाबाद जैसी सीट जो कि एक मुस्लिम बाहुल सीट है और वहाँ से मनोज बिष्ट तकरीबन 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमान वोट भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है या बीजेपी का पूरा वोट कंसोलिडेट हो गया? पहले तो जो सुशांत ने कहा, मैं कल शाम तक जब ये बातें हो रही थी तो मैं तो कल शाम तक 52 सीटें दे रहा था आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स आप उसको बोलते हैं, जो दिल्ली के वोटर्स हैं मेरी नज़र में तो वो बहुत बेनिफिटेड थे उससे। लेकिन बीजेपी ने जिस सेंटिमेंट पे प्ले किया, और ये सही बात है कि बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड ईस्ट दिल्ली ही है, और ईस्ट दिल्ली में होने के पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि पूर्वांचली वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह भंग हो गया। 7 सीटें बीजेपी ने उनसे इस बार जीत ली। हाँ, और अब वापस वो बीजेपी की तरफ गए। मैं लक्ष्मीनगर जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अभय वर्मा पिछली बार बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जीते थे, इस बार अभय वर्मा की तरफ ज़्यादा रुझान है। जबकि बीबी त्यागी जो आम आदमी पार्टी के वहाँ कैंडिडेट थे और वो पहले बीजेपी के ही पार्षद रहे थे 2 बार, लेकिन उधर वोट स्विंग नहीं हुआ। तो एक मुझे लग रहा है कि वो पूर्वांचली वोटर वाला सेंटिमेंट बीजेपी के फेवर में गया है। दूसरा, पिछले 1 साल में आपको याद होगा कि ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की, फिर से कह रहा हूँ कि 1 साल पहले जब काउंसलर्स के चुनाव हुए थे
तो उसमें बीजेपी को बहुत दिनों बाद आम आदमी पार्टी ने हराया था। पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि ग्रास रूट पे हराने के बाद भी आम आदमी पार्टी यहाँ हार गई? एक रीज़न कि पिछले 1 साल में जेल आना जाना, स्वाति मालीवाल वाला पूरा केस, तो जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जो महिला समर्थक छवि थी उसको एक हिट लगा। और महिलाएं, मुझे लग रहा है कि जब स्टैट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी आम आदमी पार्टी के वोट से, लेकिन पुरुष ज़रूर उनकी तरफ से हट गए। और मुझे लगता है कि वोटिंग कहीं ना कहीं इस तरह से प्रभावित हुई। तनवीर, मैं रोहित की बात से बहुत सहमत हूँ। जेल आने जाने की वजह से जब आपके मुख्य सेनापति सब जेल चले जाते हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो, जब आपके मुख्य सेनापति सब जेल चले जाते हैं तो आपके पास ग्राउंड वर्क करने के लिए नहीं बचता, और वो गोल्डन पीरियड भाजपा ने दिल्ली में भुना लिया। अरुण जी, आप क्योंकि बीजेपी को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, आरएसएस को बहुत क्लोजली कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो आरएसएस ने हरियाणा में किया और जो महाराष्ट्र में किया, क्या जैसे हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि आरएसएस घर घर में मीटिंग कर रही थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग, मतलब आरएसएस ने भी काफ़ी ताकत झोंकी इसमें, तो क्या उसका भी असर पड़ा है? और ये जो पूरा शीश महल वाला प्रकरण था उसका कितना असर पड़ा? और ये जो छठ में जो यमुना पे जो पूर्वांचली जाके और जो बिहार के जो वोटर्स थे वो छठ में यमुना इतनी गंदी है उस वजह से वहाँ जाके अपना वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, इन सब का क्या असर पड़ा? और इस वजह से क्या बीजेपी को उन इलाकों में जहाँ पे आम आदमी और झुग्गी झोपड़ियों में जो बीजेपी बिल्कुल वहाँ से निकल गई थी, इस बार हम देख रहे हैं तकरीबन 12-13 ऐसी सीटें हैं जो पे झुग्गियों का एक अच्छा खासा क्लस्टर है, उसमें हर जगह पे 8 से 9 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है मोरलेस, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार, शीश महल, ये सब मामले कितने बीजेपी के फेवर में गए? या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने आरएसएस की बात कही तो आरएसएस ने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली में चुनाव के दरमियान जो है तकरीबन 50,000 डोर टू डोर, मतलब ग्राउंड रूम मीटिंग्स की। तो 50,000 मीटिंग्स का बहुत बड़ा मतलब होता है। इसका मतलब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। भले ही जो सामने प्रचार दिख रहा है वो तो एक सबको सामने दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो तैयारी थी वोटर टू वोटर, जिसका जी रिफ्लेक्शन आपने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। दूसरी बात, जो एक नैरेटिव शुरू हुआ वो यहाँ पर पूरी तरह से तो नहीं दिखा। जो नैरेटिव, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है और जो कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स आपने कहा, उसमें एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो नारा अंडर करंट पीछे की तरफ से नहीं चल रहा था, वो चल रहा था मुझे लगता है, जिसकी वजह से भी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ। और ये जो जिस तरह के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, महाकुंभ का रिफ्लेक्शन 5 तारीख को प्रधानमंत्री को सिंबॉलिक तरीके से जो दिखाना कि सब लोग एक रहिए, उधर ही वोट कीजिए, ये सब चीज़ें जो है कंसोलिडेट होकर मुझे लगता है बीजेपी को मदद की हैं। प्लस मैं रियल इशूज़ की बात करूं, जैसे आपने कहा कट्टर ईमानदार वाली छवि ध्वस्त हो गई। उसके अराउंड जो सेंटीमेंट बुना गया था वो पहले ही ध्वस्त हो गया था लोकसभा इलेक्शन में, जब वो पैरोल पे आए या यूं कहें कि जमानत पे आए। उस समय भी साथ के साथ सीट तो दिल्ली में बीजेपी जीती। जी हाँ, तो वो भी उसी समय ध्वस्त हो गया था क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन दिखा। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी आदमी जो लगातार जो सत्ता में है वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता कि हमको काम नहीं करने दिया जा सकता, जो सुशांत ने बोला। जी हाँ, और दिल्ली में कोई भी, दिल्ली का जनता जो है वो अपने को बेहतर मानती है, एलीट मानती है। राष्ट्रीय राजधानी में जो है लोग कमजोर सत्ता के साथ क्यों रहना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है, डबल इंजन का जो नारा है मोदी जी का, जो चुनावी सभा में उन्होंने कहा दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, ये सब रियल इश्यूज है जो जनता ने कोरिलेट किया। और साथ में बजट में आप सब लोगों ने देखा होगा जो 12 लाख वाला जो हालांकि मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूं जो अरुण जी आपने कहा है कि एक तो जो रिलीजियस वाला मामला है, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल एंटी हिंदू है, केजरीवाल का भी सॉफ्ट हिंदुत्व का ही वो है, लेकिन जिस तरीके से मानजुल्लाह खान के पीछे या ताहिर हुसैन के पीछे और इन सब चीज़ों को बैक किया तो उससे हिंदू वोट एक तरफ कंसोलिडेट हुए। मैं विकास के मुद्दों पर एक बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर और आज तक मैंने वो हुजूम भी देखा है जो जंतर मंतर की तरफ बढ़ा। मैं उस रैली के साथ चला, हम लोग कवरेज करते थे, और मैं संजय सिंह के उन दिनों को, जब वो काडर ढूंढ रहे थे, मीडिया में से लोगों को निकाल रहे थे, उन दिनों को भी बहुत ध्यान से देखा है, और उन दिनों को भी देखा है जब सत्येंद्र जैन जेल जा रहे थे। आम आदमी पार्टी में मौजूद कई नेता मेरे पर्सनल मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके घर वालों से मेरा परिचय है। मुख्य मुद्दा ये है यहाँ पर कि ये वॉर, हम ये भूल जाते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो डेवलपमेंट पर भी होते हैं।
मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ आनंद विहार से, शायद रोहित इस बात से इत्तेफाक रखे, आनंद विहार से और सीमापुरी जाने के लिए बनने वाले एक पुल पर, वो पुल तैयार हो चुका था। 1 साल उस पुल को सिर्फ इसलिए नहीं खोला गया तनवीर, क्योंकि वो उस पुल के ऊपर उद्घाटन के लिए मनीष या अरविंद का वेट कर रहे थे। जंगपुरा में रोड्स बनने का काम था, वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि मनीष जब आएंगे रोड तभी बनाएंगे। सिग्नेचर ब्रिज का भी मामला है। सिग्नेचर ब्रिज बहुत का सारे ऐसे मामला, आप ऐसे मामलों में आपने कहा था पिछली बार कि आखिरी से, मुझे याद है मैं नीचे खड़ा था, मनीष सामने से मंच से बोल रहे थे, आखिरी बार कूड़े के पहाड़ के साथ सेल्फी ले लीजिए। देखिए, लोग जब मुद्दे याद रखते हैं और लोगों को ये याद रहता है कि उनसे क्या कहा गया था, और जब वो डिलीवर नहीं हो पाता और आपका निगम पार्षद जो किसी दूसरी पार्टी का है, हालांकि एमसीडी आम आदमी पार्टी ने जीती थी, नहीं, उसमें भी बीजेपी ने क्या किया कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी के ही लोगों को तो चुनाव लड़वाया। और वो अभी देखना पड़ेगा कि उनमें से कितने लोग जीत के आए हैं। शायद ही कोई जीता है। बहुत कम जीते हैं। और बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और जेल जाने की, तो उसमें मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता जेल गए वो आज सब चुनाव हार चुके हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। आतिशी चुनाव जीत चुकी हैं, बिल्कुल लास्ट राउंड में आके जीती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आतिशी जेल नहीं गई थी, या ये भी हो सकता है कि महिला फैक्टर उनके साथ काम किया। रामवीर जो विदुड़ी जो हैं उनका, मैं एक बात मुझे आज बड़ा स्ट्रेंज ये लगा रोहित, और मैं आपसे इन पे सबसे, आप तीनों से इन पे इनपुट चाहूँगा कि विदुड़ी ने जब उस तरीके के स्टेटमेंट, 2 एंटी वुमेन स्टेटमेंट दिए, बीजेपी ने एक तरह से उनको बिल्कुल पीछे कर दिया, उनको मना कर दिया कि आप टीवी पे नहीं आएंगे। और मुझे याद है 15-17 दिन तक हमारे लोग चेस करते रहे कालका जी जाके कि वो बात कर ले, वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद भी विदुड़ी ने इतनी टफ फाइट दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल तैयार बैठी थी कि इस बार हमें केजरीवाल जी को उठाकर, इस मतलब एक तरह से मुझे लगता है दिल्ली की जनता, और ये हिंदुस्तान में हमने देखा है सर कई बार कि हमारी जनता ये जानती है कि कैसे पॉलिटिशियंस को सबक सिखाया जाता है, देर सवेर लेकिन सिखाते ज़रूर हैं। विधुड़ी वाले मामले में ये है कि जिस सीट से विधुड़ी चुनाव लड़ रहे थे कालका जी में दलितों और गुर्जरों के बीच में क्लैशेस आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से। अगर वोट वहाँ पोलराइज होते तो ये विधुड़ी के अगेंस्ट ही जाना था। सो पैसे से, धनबल से, और दिल्ली की जनता है थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और एरोगेंस और अटैकिंग बहुत ज़्यादा दिल्ली के इलेक्शंस में काम नहीं आता है। इसी का नुकसान अरविंद केजरीवाल को भी हुआ है, अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय वो उन पर अटैक करते रहे, तो इसका नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ की मैं एक बस उदाहरण और देना चाहता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव से 3 दिन पहले मैं लक्ष्मीनगर में रहता हूँ, वहाँ क्या हुआ। 3 दिन पहले दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास एक आदमी एक इतनी बड़ी सी लाठी लेके, कुछ 65-70 साल के व्यक्ति आए, और उन्होंने आके मेरा बाहर का लोहे वाला गेट ऐसे खटखट किया। तो जब मैं वहाँ बाहर गया तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप रोहित जी हैं। वो संघ से आए। एक आदमी, ऐसा भी नहीं है कि हुजूम चल रहा है, 10 लोग 15 लोग चल रहे हैं, एक आदमी आया, उसको एग्जैक्टली मालूम था उनको कि यहाँ कौन रहता है। मेरे से बात की, हाय हेलो करी, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अगर ये चीज़ किसी के भी साथ होगी तो वोट किधर जाएगा? मैं हमेशा ये बात न्यूज़ रूम में और अपनी टीम से बोलता हूँ कि संघ आपको पसंद हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन संघ के काम करने का जो तरीका है, अगर वो हम लोग अपने न्यूज़ रूम में ले आएँ, जिस तरीके से वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं कि भाई हमें ये काम करना है धीरे धीरे, तो शायद संघ का, मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि उनका एक बंदा भी होगा, उसको एक टास्क अगर मिला है कि भाई आपको 50 घर पे नॉक करना है, जैसा आपने बताया, तो वो नॉक करके ही जाते हैं। ये नहीं कि जाके फाइल में लिख दिया कि हाँ हमने नॉक कर दिया। इलेक्शन मैनेजमेंट दुनिया में किसी पार्टी का इस वक्त नहीं है। मैं एक अंडरलाइंग बात बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संघ की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में एक जो बड़ा बदलाव अब होगा, जब भी कभी किसी पार्टी में बड़ा नेता हार गया है तो सेकंड लाइन से कोई बड़ा नेता इमर्ज हुआ है, और ये आतिशी के लिए सिल्वर लाइनिंग है। उन्होंने जब वो सांसद का चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई थी, उनके सामने गौतम गंभीर जैसा शाइनिंग सेलिब्रिटी वर्ल्ड कप जिता के आया है, भारतीय क्रिकेट का कोच है अब, तो वो वहाँ पर हार गई थी। लेकिन इस बार वो भले ही राम राज्य की तरह खड़ाऊ रखकर अपना वो चलाना चाहती थी राजकाज, लेकिन अब आतिशी का कद बढ़ेगा, दूसरा उनके कंधों पर जिम्मेदारी आएगी। जिस तरह से अगर आम आदमी पार्टी को अब अपनी पहचान बनाए रखनी है,
क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर हो गया है विधानसभा में। अचानक से आपकी आवाज़ जो पहले बुलंद थी अब वो कमज़ोर पड़ जाएगी, आपके खुद के नेता वहाँ पर नहीं बैठे होंगे। तो आतिशी के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, उनको एक्चुअली आगे आकर लीडर ऑफ द हाउस की तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि अगर आप एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का ऑप्शन देते हैं तो फिर आपको उस पर टिक के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो रेगुलर पॉलिटिक्स जैसे लोग करते हैं वैसे ही करें। मुझसे अभी कोई सवाल पूछ रहा था कि ये केजरीवाल तो हार गए तो क्या आप भगवंत मान की जगह जाके सीएम बन जाएंगे मतलब पंजाब में, और इसका कितना असर कि जो आपका जो एक विस्तार हो रहा था और आप जिस तरीके से मतलब ये था कि भाई अच्छा, हम मैं अलग बात होंगे कह रहा हूँ तो कि उस ऐसा पे हो क्या नहीं लगता सकता है। नहीं मतलब इस पे मैं आप तीनों की मतलब एक लाइन में टिप्पणी इस चाहूंगा। पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए रीजनल पार्टीज के साथ ये बड़ी बीमारी है, जो उसका शीर्ष नेतृत्व होता है सब कुछ अपने ही इर्द गिर्द रखना चाहता है। केजरीवाल के साथ भी वही हो रहा था, सब कुछ अपने इर्द गिर्द रखना चाह रहे थे और उसी वजह से शायद जो अपने प्रति इतना प्रेम जो है उनका डेडिकेटेड कार्डर्स को नुकसान पहुंचा रहा था। तो अब शायद वो संभलें, कुछ करें, लेकिन ऐसा और होने राज्यसभा वाला में कुछ चले नहीं है। और ये अब एक बहुत जो एलिफेंट इन द रूम है जो कि आप लोग तीनों से मैं एक एक करके पूछूंगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सेम, मैं जान रहा था आप ये सवाल लाएंगे, लेकिन आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं। पंजाब उन चंद राज्यों में से एक है जहां आप बाहर से किसी को टेलीपोर्ट नहीं करा सकते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ के साथ ये करने की कोशिश की थी, सरकार गिरी। आप कमलनाथ को बाहर से लेकर आए, ना आपने दिग्विजय को चुना, आपने सिंधिया को इग्नोर किया, वो उन्होंने भुगता। सिमिलरली जब भी पंजाब भी वो राज्य है जब आपने बाहर से किसी बाहरी चेहरे को वहाँ पर मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। हिमाचल की लड़ाई भी यही थी कि आप एक बाहरी आदमी को यहाँ पर नेता बनाना चाहते हैं। तो उत्तर भारतीय राज्य, हिंदी भाषी राज्य या जहाँ पर हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं बोली जाती हैं, साफ है आप किसी बाहरी व्यक्ति को भले ही आप एक नए नायब सिंह सैनी को बना दे कहीं से भी उठा के, लेकिन आप किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ ले जाके नहीं बना सकते। और ये अरविंद केजरीवाल के कद को सूट नहीं करेगा। जैसा अरुण ने कहा, अगर वो क्षेत्रीय पार्टी रहना चाहते हैं शायद वो ये स्टेप लेंगे, बट इस इलेक्शन के बाद आदर्श में ना चले जाए, वो राष्ट्रीय पार्टी की छवि जी, को और हिट तो संवैधानिक लगा। रूप से भी ये संभव नहीं है, उनको वहाँ चुनाव जीतना पड़ेगा सीएम बनने के लिए। तो अब वो बता दें वो सवाल। मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा चॉइस क्या है। अपनी चॉइस वो तीन नाम भी कौन ले सकते हैं। बनेगा ये मुझे देखिए, नहीं अब पता। विदुड़ी तो बेचारे अलग हो गए, उनको इन्होंने टारगेट बहुत किया इन्होंने कि ये वो बने। मैं चाहता हूँ बीजेपी किसी पूर्वांचली को मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई पूर्वांचली, कोई मनोज तिवारी हो सकते हैं। नाम ले रहे हैं क्या? मनोज तिवारी के फेवर में मुझे मैं मनोज जी को अभी फोन कर देता हूँ। ये बहुत दिलचस्प है अरुण जी, रोहित, मैं भी मनोज तिवारी जी को हम लोग फोन पे लेते हैं, उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं और वो जितने 100 में आदमी है सबसे पहले मना कर देंगे। सबसे बहुत दिनों से ये उस समय से मनोज जी का नाम चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन अरे वो सकते अकेला हैं। आदमी लड़े जा रहा था बहुत दिनों से। उस समय से ये बात चल रही है जब से दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई में जाके वो खुद जाके लड़ने लग गए कि सीलिंग नहीं और ये ध्यान देने लायक बात है कि पार्टी ने उन पे बहुत भरोसा जताया। 7 में से 6 कैंडिडेट एमपी में बदल दिए जब एमपी के चुनाव हुए थे, लेकिन उनका नहीं बदला था। तो पार्टी को उनमें भरोसा बहुत जिस है। तरह का उनका व्यक्तित्व एक्सेप्टेबल भी है। आप लोग, मुझे आपको क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट है इससे ज्यादा खुशी किसको हुई है, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस भी खुश है नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस एक को मामले लग में रहा था हमारा कि- प्रेडिक्शन एकदम सही हुआ कि कांग्रेस में कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की है, इसमें कोई दरार नहीं। अगर उनको 7% वोट बैंक मिला है तो वो जाहिर सी बात जो उनका वोट बैंक खिसक के आम आदमी पार्टी की वही तरफ कटा चला है। गया था वही उन्होंने काट पिछले दिया, कम पिछले कर चुनाव दिया। में कांग्रेस के 4.5% वोट थे, इस बार तकरीबन 7 सवा 7 हो रहे हैं। कुछ सीटें तो हम लोग देख रहे हैं जहां पे साफ साफ कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। फॉर एग्जांपल जंगपुरा का जो सीट है जहां से मनीष सिसोदिया हारे हैं, फराज सूरी तकरीबन 20,000 से ज्यादा वोट लेके आए। 600 साढ़े 600 वोट से 675 वोटों से हारे हैं। अरविंद केजरीवाल जहां से हारे हैं वहां से शीला दीक्षित के जो सपुत्र हैं संदीप दीक्षित जी, वो जितने वोट लेके आए हैं अरविंद उससे कम वोटों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हुआ है कि कांग्रेस ने ये जरूर किया, और ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक बदला टाइप का है कि भाई आखिर हरियाणा में उन्होंने क्या, किया, और आखिर कांग्रेस के ऊपर ही केजरीवाल की पार्टी खड़ी हुई थी, इनका अपना कोई वोट बैंक नहीं था। इस बार के चुनाव में एक जो चेंज देखने को मिला कि लोकसभा में बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट लाती थी, विधानसभा में आके वो 36-37 पे सिमट जाती थी। इस बार वो लोकसभा और विधानसभा दोनों का वोट परसेंटेज
बराबर रहा है मोर और लेस, और जिसका नतीजा है कि बीजेपी को इतनी प्रचंड बहुमत से ये मिला है। और बीजेपी के अंदर जो आप लोग सब, मुझे पता है कि आप सबका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो मनोज तिवारी जी के लिए है, मेरा भी है, मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा है, इन दोनों का मुझे नहीं मेरा पता। नहीं है, मैं फिर कह रहा मैं हूँ। बहुत जी जी हाँ, आप प्लीज पहले शुरू। जी मैं ये कह रहा था कि जो बहुत ऑब्वियस हो जाता है वो राजनीति में चॉइस नहीं बनता है, तो इसलिए बीजेपी कम से कम बीजेपी की राजनीति में तो नहीं नहीं। बनता है। साथ बिल्कुल नहीं, जैसा उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया, तो कोई एक डार्क हॉर्स हो सकता है। जी। मेरे दो नाम, हालांकि आप कहेंगे कि कहाँ से, तो एक प्रवेश मुझे लगता है कि काफ़ी यंग फेस हैं और उनको यहाँ पर आना चाहिए, उनके सामने ये चॉइस मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि साहिब सिंह जी के समय से, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी, देखिए दिल्ली की राजनीति में बड़े कद के नेता रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है, और प्रवेश भी यहाँ की जनता की बातों को, यहाँ के जो मिक्स कल्चर है, पूर्वांचल मिक्स है, कॉरपोरेट मिक्स है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और जब उनको नई दिल्ली से लड़ने के लिए पार्टी ने बोला था, पार्टी के भी मैं चैलेंज किया, वो आप तो पीछे नहीं हटे वो। केजरीवाल के खिलाफ अगर आप लड़ो, तो वो उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जीत के दिखाया। तो मुझे लगता है इसका रिवार्ड मोदी जी और सुधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इस तरह की बात कह दी, तो दिल्ली में एक नेचुरल चॉइस वुमेन चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? वुमेन चीफ मिनिस्टर भी तो हो सकती तो है। आप मुझे किस तरह इशारा कर रहे हैं? आप मुझे कहीं क्या वो बांसुरी स्वराज है? बांसुरी स्वराज हो या रेखा जो गुप्ता है, जी, मेरे दो सीनियर और बहुत अजीज मित्र कपिल मिश्रा भी आगे चल रहे हैं, कॉलेज में हम साथ पढ़े हैं, और मुझे याद है कि जब ये आप यमुना विहार वाले इंसिडेंट को अगर छोड़ दें, तो कपिल भाई की बहुत अच्छी प्रेजेंस है इस वक्त पार्टी में, बहुत पूछ है। हालांकि सीएम के दावेदार वो खुद को नहीं कहते, जब हम ऑफ लेट मिलते भी हैं। बांसुरी एक बड़ा नाम हो सकती हैं। आज मुझे रोहित ने सलाह भी दी कि मुझे बांसुरी से पूछना चाहिए, तो बांसुरी एक नाम हो सकती हैं। उनकी माताजी सुषमा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, और बांसुरी को जिस तरह का नई दिल्ली सीट पर समर्थन मिला था वो अभूतपूर्व था, और सारे बॉक्सेस भी टिक करती हैं वो, सारे बॉक्सेस टिक करती मतलब हैं। पढ़ी लिखी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन, तो सब कुछ। वो जो आम आदमी पार्टी आतिशी के साथ काउंटर के तौर पे तो उसका काउंटर करने के लिए बांसुरी को ये सीट जरूर मिल सकती है। मैं अगर आपका वोट मनोज तिवारी है, मेरा वोट बांसुरी। बस एक नाम और जोड़ दे रहा हूँ इसमें, जो मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट हैं, वो 6 टाइम या 5 टाइम उनके लिए भी एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज। तो जो वो भी संगठन को समर्पित आदमी हाँ, है, तो और वो भी उसमें हो एक सकता बात है। मैं कह दूं, उनके कन्वेंसिंग में जब होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े हुए, तो उन्होंने कहा था इनको जिता दीजिए, इनको बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। तो ये बहुत मतलब एक तरह से सटल बात थी, मैसेजिंग कुछ भी हो सकता है, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। जी, और मैं चलते चलते आप लोग को ये बता दूं कि जब ये चुनाव के डेट्स आए थे, तो हम लोग लगातार एनालिसिस करते थे, और हम सारे वीडियोस में हम ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में 40 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट दिए कि भाई, एक ने ये भी लिखा कि India.com के एनालिसिस काफ़ी सटीक है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलते चलते दोस्तों और हमारे सुनने वालों, मैं ये बता दूं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं, समझ लीजिए। इसके 3-4 की टेक अवेज हैं। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। केजरीवाल अपनी सीट से हार चुके हैं, नई दिल्ली सीट से उनको प्रवेश वर्मा ने हराया है, जो स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा, जो कि किसी ज़माने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उनके सपुत्र हैं। आतिशी जो सिटिंग सीएम थी, वो जीत चुकी हैं। AIIM का खाता नहीं खुला है। 2 सीटों पे बहुत चर्चा थी कि वहाँ से उनका खाता खुलेगा, वहाँ से उनका कोई खाता नहीं खुला है। और कांग्रेस का तो सब आप जानते ही थे, फिर भी मैं बता दूंगा कि कांग्रेस जहाँ थी वहीं है, तो वो हारे नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन नहीं आ रही, कांग्रेस इलेक्शन नहीं हारी है, कांग्रेस इलेक्शन जीतती नहीं है, ये तो अब पुरानी बात हो गई। कांग्रेस हारी नहीं है, ये नई बात है। और भी एनालिसिस इस तरीके से आएंगे हमारे साथ। जी डिजिटल के और भी सीनियर लोग जुड़ेंगे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी अब सीएम के चेहरे की बात चलेगी, सबसे सटीक जानकारी के लिए आपको जी न्यूज़, DNA, India.com के माध्यम से आपको सबसे सटीक एनालिसिस आपके पास आते रहेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं कि आप व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से
या किन्हीं दूसरी वेबसाइट से अगर ये सब लेकर आएंगे, इससे बेहतर है आप DNA पर हमारे एनालिसिस पढ़िए, आप india.com पर हमारे लाइव ब्लॉग्स, हमारी कवरेज को देखिए, और अगर आपको सही जानकारी चाहिए कि राजनीति के फलक में हो क्या रहा है तो आप जी न्यूज़ पर आइए। हमारे ये डिजिटल साथी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।